सुनिए ना जी, माँ बाबूजी बहुत नाराज हो रहे हैं। किस बात के लिए नाराज हो रहे हैं सुधा? यही कि उनके मामा की शादी है और हम दोनों बच्चों को लेकर नहीं आ रहे हैं हॉस्टल से। सुधा, लेकिन यह तो तुम्हारा ही डिसीजन है कि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी छुट्टी नहीं करा सकती। हाँ विकास, मुझे इस बात की बहुत टेंशन है कि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अगर बच्चों के मार्क्स कम आए तो। और वैसे भी शादी ब्याह में क्या ही रखा है, बच्चों का क्या ही काम है शादी ब्याह में। बच्चे आएंगे, थोड़ा बहुत डांस करेंगे, खाएंगे पीएंगे, बोर हो जाएंगे। अरे ऐसे तो उनका समय वेस्ट होगा ही ना। इसलिए मुझे लगता है कि मम्मी पापा को हम बाद में मना लेंगे, अभी तो हमें बच्चों की छुट्टी नहीं कराना चाहिए। ओके, एज योर विश। अरे अब कहाँ चले आप? सुनिए ना, मुझे और एक बात करनी है आपसे। क्या हुआ, जल्दी बताओ। आज मेरी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस आधे घंटे पहले पहुंचना है। बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं मेरे। 2 दिनों के बाद हमें शादी में चलना है, कम से कम थोड़ी सी शॉपिंग तो कर लीजिए। नहीं सुधा, अभी तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, तुम अपनी शॉपिंग देख लो, मैं शादी के दिन चलूंगा ना तुम्हारे साथ। काम 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 के चक्कर में ना सच में हम लोग तो कोई भी फंक्शन अच्छे से अटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तो उधर माँ बाबूजी नाराज हो रहे हैं और इनकी भी मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, उधर बच्चों के एग्जाम भी सर पर हैं। समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। अरे ये तो जिया के हॉस्टल से फोन है। हेलो, हाँ जिया बेटा, कैसी हो तुम? मम्मी, मामा की शादी है ना, मामा की शादी के लिए आपने छुट्टी नहीं करवाई हमारी। अरे कम से कम 2 दिन की छुट्टी तो करवा दीजिए, हमें भी मामा की शादी में जाना है, एंजॉय करना है, डांस करना है मामा। लेकिन जिया, नेक्स्ट वीक से तुम्हारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और शादी में जाने की वजह से कहीं तुम्हारे मार्क्स कम आए तो, इसलिए मम्मी और पापा दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि मामा की शादी के लिए हम आपकी छुट्टी नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ, जैसे तुम्हारे एग्जाम खत्म होंगे हम तुम्हें लेने आएंगे और मामा मामी से मिलवाने भी चलेंगे। रहने दीजिए मामा, कोई जरूरत नहीं है हमारी छुट्टी करवाने की, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। पूरे टाइम बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। लगता है पढ़ाई के आगे पीछे हमारा कोई लाइफ है ही नहीं। मैं फोन रखती हूँ मामा। अरे जिया, जिया मामा की बात तो सुनो बेटा। ये लड़की भी ना बेकार में नाराज होती है। अरे इसे अपने फ्यूचर की जरा भी चिंता नहीं है। ये सब ना दादी के साथ रह रहकर लापरवाह हो गई है, बेकार की किस्से कहानियां सुनते जो बड़ी हुई है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और इस बीते समय के साथ विकास और सुधा से जिया और दीपक दूर होते जा रहे थे। लेकिन विकास और सुधा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। सुधा और विकास दिन रात बस मीटिंग और ऑफिस में लगे रहते थे। यहाँ तक फैमिली में कितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, वह बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय निकालते, लेकिन किसी भी फंक्शन में अपने बच्चों को लेकर कभी नहीं जाते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि यदि वह बच्चों की छुट्टी करवाएंगे तो उनका मन पढ़ाई से भटक जाएगा और इस तरह वह अपना अच्छा कैरियर नहीं बना पाएंगे। अब तो दीपक और जिया को भी घर परिवार से दूर रहने की आदत सी हो गई थी। धीरे धीरे 10 साल का समय बीत जाता है। जिया, जिया, क्या हुआ टीना? मम्मी डैडी का फोन आया था, बोल रहे थे कि जैसे एग्जाम खत्म होगा वैसे ही वो मुझे लेने आ जाएंगे। तेरा बढ़िया है यार, जा तू घर जाकर एंजॉय कर। मैं तो घर भी चली जाऊंगी, तब भी मम्मी बस पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई करके मेरा दिमाग खाते रहेंगी। बस पूरे टाइम यही कि बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आना चाहिए, तुम्हें टॉप करना है। बस मम्मी डैडी पूरे टाइम यही बोलते रहते हैं, कभी ये नहीं पूछते कि हम कैसे हैं, हमारा मन लग रहा है या नहीं पढ़ाई में। हाँ जिया, इस पूरे हॉस्टल में एकमात्र तू ही है जो बहुत कम से कम घर जाती है। लेकिन जिया, टॉप भी तो तू ही करती है ना। हाँ यार, क्या करूँ, तो हॉस्टल में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। चाहकर भी ना कोई फैमिली फंक्शन एंजॉय कर सकती हूँ और ना ही कहीं घूमने फिरने जा सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ टॉप करती हूँ वैसे ही मेरा भाई वह अपने हॉस्टल में टॉप करता है। मेरा इतना मन था मामा मामी की शादी में जाने का, एंजॉय करने का, लेकिन मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। उधर नाना नानी भी बहुत नाराज हो रहे थे, लेकिन मम्मी ने किसी की नहीं मानी, उन्होंने मेरी छुट्टी नहीं करवाई। बस एक बार एग्जाम खत्म हो जाए तो मैं सीधे अपने घर ना जाकर नाना नानी के घर जाऊंगी और कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। कम से कम वहाँ पढ़ाई के टेंशन से तो दूर रहूंगी। नहीं तो मम्मी पापा का बस चले ना तो वहाँ छुट्टियों में भी 2 महीने कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करा देंगे मुझे। ठीक ही कह रही है तू। चल ठीक है, तू भी पढ़ाई कर, मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे भी पढ़ाई करनी है। जिया अपने मम्मी पापा के व्यवहार से बहुत दुखी हो रही थी। उसे धीरे धीरे अपने मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा आने लगा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है, जिया के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद जिया और दीपक सीधे अपने नाना नानी के घर जाते हैं। अच्छा किया बच्चों जो तुमने इस बार की छुट्टी यहाँ नाना नानी के घर में सेलिब्रेट करने का मन बनाया, नहीं तो वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हें कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करा देते। हाँ नानी, इसीलिए तो हमने सोचा कि इस बार हम सीधे नाना नानी के घर जाएंगे। वैसे भी नानी, रिजल्ट आने के बाद मम्मी पापा ने मुझे दिल्ली भेजने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है, फिर तो शायद साल 2 साल में एक बार ही आना होगा। तेरे मम्मी पापा ना बेटा बस पूरे टाइम पढ़ाई ही करते रहते हैं, मुझे तो उनके ऊपर भी गुस्सा आने लगा है।
अच्छा नानी, मैं मामा मामी से मिलकर आती हूँ। जाओ बेटा, तुम्हारे मामा मामी कमरे में ही हैं। ठीक है नानी। देखिए ना, मैंने हॉस्टल से बच्चों की छुट्टी ली कि वह घर आकर थोड़ा समय हमारे साथ बिताएंगे, लेकिन उन लोगों ने तो यहाँ आने से साफ साफ मना कर दिया और सीधे नाना नानी के घर चले गए। हाँ, मैंने भी दीपक से कहा था कि वो मेरे साथ बैठे ताकि मैं उसके साथ बैठकर उसके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे स्टेप ले सकूं। कॉलेज चूज करना था मुझे उसके साथ बैठकर, लेकिन उसने तो मुझसे बात करने से भी मना कर दिया। बोलने लगा कि अभी 1 महीने वो सिर्फ एंजॉय करेगा, उसे पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं करनी है। अरे सोचना क्या, मैंने कहा ना कि दिल्ली में उसका एडमिशन करवाइए। दिल्ली का कॉलेज अपने इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है। वहाँ एक बार एडमिशन हो जाए और वहाँ अच्छे से पढ़ाई करके वो पास आउट कर लेना, तो उसका तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। लेकिन वह तो बार बार यही बोल रहा है कि उसे बिजनेस करना है। पागल तो नहीं हो गया है? हमने उसे इंजीनियरिंग करवाई है और वह बिजनेस करने की सोच रहा है। कोई जरूरत नहीं है बिजनेस करने की, उसे इंजीनियरिंग करनी है बस। हाँ, मैंने भी सोच रखा है कि हमारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा और हमारी बेटी डॉक्टर। ठीक है, मैं खुद ही आज माँ के घर जा रही हूँ और वहाँ जाकर ही बच्चों से बात करूंगी। लेकिन तुम्हारी तो एक मीटिंग थी ना? अरे यार, मीटिंग कैंसिल करना पड़ेगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि बच्चे यहाँ ना आकर सीधा नाना नानी के घर चले गए। क्या उन लोगों को अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती? ठीक है, तुम अभी चले जाओ, मैं ऑफिस के बाद सीधे मम्मी डैडी के घर पहुँचता हूँ। ओके। कैसे बच्चे हैं मेरे? दूसरे बच्चों को देखो, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। अरे हम कोई इनके दुश्मन थोड़ी ना है, हम तो उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। कोई ना, मैं माँ के घर जाती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ बच्चों को। वाह मामी जी, क्या खाना बनाया था आपने, मजा ही आ गया खाना खाकर तो। थैंक यू जिया। हाँ मामी जी, सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था आपने। वैसे भी हॉस्टल का खाना खा खा कर तो हम लोग बोर ही हो गए थे। हाँ बेटा, तुम्हारी मामी जी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। और बता देना बच्चों, आप लोगों को क्या क्या खाना है। आप लोगों की पसंद का ही खाना बनाकर खिलाऊंगी मैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच मामी जी। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठ के बातें करो, मुझे रसोई में थोड़ा सा काम है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बच्चों, बताओ कौन सी आइसक्रीम खाना है तुम लोगों को? मैं मार्केट जा रहा था। नाना जी आप परेशान मत होइए, मामा जी आज आइसक्रीम लेकर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों। नानी, बहुत मजा आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं लौटकर कभी हॉस्टल जाऊं ही ना। बच्चों, ये क्या, तुम लोगों को अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती? अरे सुधा बेटा, तू आज तेरा ऑफिस नहीं है क्या? ये कोई मीटिंग नहीं है? माँ ऑफिस भी है और मीटिंग भी है, लेकिन मैं मीटिंग कैंसिल करके आई हूँ। देखो ना, बच्चों को आए यहाँ पर 3 दिन हो गए, इन लोगों को अपनी मम्मी डैडी की याद नहीं आती। ये लोग तो घर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी तो बहुत समय से नहीं आए थे ना, और फिर नई मामी के साथ भी तो समय बिताना था, इसलिए बच्चे यहाँ आ गए। लेकिन मम्मी, आज मैं बच्चों को लेने आई हूँ। नहीं मम्मी, हमें नहीं जाना है, इस बार तो पूरे 2 महीने हमें नाना नानी के घर ही रहना है। वैसे जाना तो मुझे भी नहीं है मम्मी, इस बार मैं यहीं पर अपनी छुट्टियां बिताना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई दीपक? वहाँ तुम्हारे डैडी कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हारे कॉलेज चूज करना है, तुम्हारे लिए सब्जेक्ट चूज करना है, कितना टेंशन लेते हैं वो। और तुम हो कि तुम्हें तो अपने फ्यूचर की जरा भी चिंता नहीं है। ओ मम्मी प्लीज, मैंने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, आप परेशान मत होइए ना। क्या डिसाइड कर रखा है? वही कि तुम्हें बिजनेस करना है, जबकि तुम्हारे पापा ने साफ साफ मना किया है कि उन्हें बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ओह सुधा दीदी, आप अपने इंटरेस्ट बच्चों पर क्यों थोप रही हैं? बच्चों को जो करना है उन्हें वो करने दीजिए ना। भाई, ये तू कह रहा है मुझसे? हमारे फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस किया है क्या? हमारे फैमिली में दूर दूर तक कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया है। सब नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करे या सरकारी करे। दीदी, समय बदल गया है। देखिए, आजकल ना बच्चों पर ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, उन्हें जो करना है उनकी मर्जी से खुशी खुशी करने दीजिए ना। नहीं भाई, इनके फ्यूचर के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, महंगे से महंगे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, इतने महंगे हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं, इनको अलग से ट्यूशन लगवा रखी है, अलग से इनके कितने सारे क्लासेस करवा रखे हैं हमने। तो क्या सिर्फ बिजनेस करने के लिए ये सब तामझाम किया है हमने? अगर इसे बिजनेस करवाना होता तो हम लोग इतनी मेहनत करते ही क्यों? इनके ऊपर इतने रुपए खर्च करते ही क्यों? दीदी, मेरे हिसाब से ना बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें रुचि हो, वही करने दे तो बच्चे वह ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और यदि हम अपनी सोच बच्चों पर थोपेंगे ना, तो बच्चे कभी खुश नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा परेशान रहेंगे। क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, उस चीज को बच्चों को करने के लिए दे दिया जाए तो वह उनके लिए तो टफ ही होगा ना। अरे भाई, ये सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे जिया जी और मैंने खूब मेहनत की है, सिर्फ बच्चों की ब्राइट फ्यूचर के लिए। उन्हें हम अच्छे मुकाम में देखना चाहते हैं। ठीक है दीदी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं आराम से बैठकर शाम में बात करता हूँ आपसे। माँ, अब आप ही समझाओ इन लोगों को कुछ। अब मैं क्या ही समझाऊं बेटा, दामाद जी और तुम तो बस बच्चों के ऊपर अपने फैसले थोपते हो। यदि तुम्हें कोई समझाए भी तो तुम किसी की नहीं समझते हो। ठीक है मम्मी, अभी तो मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, जो भी बात होगी हम बैठकर आराम से घर में करेंगे। मम्मा नहीं, हमें यही रहना है नाना नानी के घर। नहीं बेटा, तुम लोग हमारे साथ थोड़ा समय बिताओ। अरे हम भी तो पूरे साल तुम लोगों के साथ समय बिताने के लिए तरसते रहते हैं ना। रहने दीजिए मम्मी, ये सब कहने की बात है। हम लोग घर भी जाएंगे ना तो आप और पापा तो बस मीटिंग में ही बिजी रहेंगे। आप लोगों के पास हमारे
हमारे साथ बिताने के लिए कभी वक्त ही नहीं रहता। 4 साल का बर्थडे बीत गया हमारा। जब भी बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात आती थी तो आप लोग कहते थे कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों का ऐसा मीटिंग है, आपको वहाँ जाना है, ये करना है। हम पिछले 4 सालों से अपना जन्मदिन तक हॉस्टल में ही मना रहे हैं, अपने हॉस्टल फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ। दीदी, बच्चों का मन है तो यही रहने दीजिए ना बच्चों को। अरे भाभी, ये लाइफ ना इमोशन से नहीं चलता है। अच्छा लाइफ पाने के लिए, अच्छा फ्यूचर पाने के लिए ना स्ट्रगल करना होता है, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। मम्मा, नो डोंट आर्ग्यू, चलो जल्दी से घर चलो तुम मेरे साथ। रहने देना बेटा, कितना जिद करती है तू। दीदी, आप भी तो अपने मायके में नहीं रुकते हैं ना, आप भी रुक जाइए ना। मैं भी आपको अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी दीदी। अरे भाभी, इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ बैठकर आपके हाथों का पकवान खाऊं। मैंने लाइफ में कभी भी टाइम पास करना नहीं सीखा है। चलो बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाहर कार में वेट कर रही हूँ तुम लोगों का। देखा नानी, देखा आपने, मम्मी कितना जिद करती है, हमें जबरदस्ती घर लेकर जाएंगी और देखना एक दो दिनों के बाद मम्मी पापा तो मीटिंग में बिजी हो जाएंगे और हम लोगों से कहेंगे कि हम लोग कोई ना कोई क्लास ज्वाइन कर ले। कोई ना बेटा, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा बिजी होंगे तो मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी तुम्हारी मामी को लेके, ठीक है? अभी जाओ, नहीं तो मम्मी नाराज हो जाएगी। ठीक है नानी। अरे सुधा, तुम यहाँ कैसे चली आई? तुम तो बोल रही थी ना कि आज तुम मम्मी पापा के यहाँ रुकने वाली हो, मैं तो वहीं आ रहा था। और बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। हाँ पापा, हम अच्छे हैं। अच्छा हो गया बेटा जो तुम यहाँ चले आए, मुझे ना तुमसे एक जरूरी डिस्कशन करना है। देखो बेटा, हमने इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने का सोचा है। और जिया बेटा, तुम 11 से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहती हो? मैथमेटिक्स लेना चाहती हूँ पापा। लेकिन बेटा, हम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तुम मैथमेटिक्स मत लो, बल्कि तुम्हें बायो लेना चाहिए। बट पापा, मेरा बायो में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, जब तुम सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर लोगी ना तो धीरे धीरे बायो में भी तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन पापा, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद डॉक्टर वाला काम। देखो बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे वह तुमसे बेहतर ही सोचेंगे। लेकिन पापा, इंटरेस्ट भी तो मायने रखता है ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहता। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो तुम मैथमेटिक्स ही लेना। और पापा, मेरे बिजनेस का क्या? लेकिन बेटा, बिजनेस हमारी फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं कर सकता हूँ पापा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। ये बिजनेस का भूत ना जाने कहाँ से चढ़ गया है इसके सिर पर। सुधा, देखो, बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना बेकार है, बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है वो करने देते हैं। लेकिन हाँ बेटा, एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने जिंदगी में कभी टाइम को वेस्ट मत करना, टाइम को हमेशा मनी या गोल्ड ही समझना। तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति होना चाहिए। और नहीं तो क्या। और वैसे भी अब तुम बड़े हो चुके हो, ऐसे बच्चों की तरह हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, अब तुम्हें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा है बेटा, हमारी भी उम्र ढल रही है। हम लोग सिर्फ तुम्हें सक्सेस होते देखना चाहते हैं बेटा। ठीक है मम्मी, लेकिन इस बार हम कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें इस बार पूरा एंजॉय करना है 2 महीने। हाँ मम्मी, जी बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, इस बार हम तुम्हें कोई क्लासेस नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ, तुम घर में ही बैठकर सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है मम्मी। इस तरह जिया और दीपक के मम्मी पापा ने जिया और दीपक को फैसला सुना दिया था। अब जिया और दीपक भी बड़े हो चुके थे, वह भी अब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करने लगे थे। अपने मम्मी पापा के बताए अनुसार वह लोग अपने समय को गोल्ड समझने लगे थे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। धीरे धीरे 10 साल का समय बीत जाता है और अब विकास और सुधा भी रिटायर हो जाते हैं। जहाँ जिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है, वहीं दीपक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है और अब वह दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हो जाते हैं। सुनिए ना जी, तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही है मेरी, आप जिया और दीपक को फोन करो ना, पूरे 4 साल हो गए हैं, घर तक नहीं आए हैं वो लोग, उन लोगों की याद आ रही है मुझे। अरे सुधा, सुबह से 3 फोन कर चुका हूँ दोनों को, लेकिन कोई भी फोन उठाने को खाली नहीं है। हाँ जी, लगता है अपने अपने मीटिंग में बिजी होंगे। बिजी होंगे मानता हूँ, लेकिन यह तो सोचना चाहिए ना कि माँ बाप को हो सकता है कुछ जरूरी काम होगा, तब सुबह से 3 फोन कर रहे हैं। अरे थोड़ा समय निकाल कर एक बार बात तो करना चाहिए। ठीक है जी, जब भी कॉल करेंगे जिया और दीपक तो मेरी बात करवाना, कहना कि माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सुधा, चलो ना मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं जी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, बस मन अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं मार्केट जाकर कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता हूँ। कैसे बच्चे हैं मेरे, इन लोगों को अपने माता पिता की जरा भी याद नहीं आती। यहाँ माँ 4 दिनों से बीमार पड़ी है, पिता के भी आंखों में प्रॉब्लम है, पर बच्चों के पास तो समय नहीं है, बस रुपए कमाने में ऐसे बिजी हो गए हैं ना। अगली बार छुट्टी में दीपक आएगा तो मैं दीपक से साफ साफ कह दूंगी कि वो शादी कर ले, अपनी गृहस्थी बसा ले, ताकि हमें भी हमारे बहू बेटे और नाती पोते का साथ मिले। जिया से तो कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन वह तो ध्यान ही नहीं देती, जब देखो तब यहाँ मीटिंग है वहाँ मीटिंग है, ऐसा ही करते रहती है वो।
ये पापा भी ना सुबह से 4 फोन कर चुके हैं। अरे ऐसे भी क्या इमरजेंसी है, जरा बात तो कर लूं मैं, उसके बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है। हेलो, हाँ पापा, क्या हुआ? सुबह से 4 फोन कर चुके हैं आप, सब ठीक तो है ना? बेटा, वो तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पापा, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना माँ को। अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जो आपने मुझे कॉल किया है। हाँ, अगर रुपयों की जरूरत हो तो बताओ, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ना बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कैसी बात करते हो बेटा, ऐसे समय में ही तो माता पिता को बच्चों की याद आती है ना। पापा, ये याद वाद करने से जीवन नहीं चलता है ना। आप ही तो कहते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब सारे रुपए कमाना चाहिए इंसान को, और जब मैं रुपए कमाने में बिजी हूँ तो आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं फोन लगाकर। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं फोन रखता हूँ। जब देखो तब बस परेशान ही करते रहते हैं। ओह गॉड, फिर से डैडी का फोन। हाँ हेलो, क्या हुआ डैडी? सुबह से 3-4 फोन कर चुके हो आप। बेटा, थोड़ा समय मम्मी डैडी के लिए भी निकाला करो। ओहो पापा, आपको पता है ना कितना बिजी शेड्यूल है मेरा, और आप ही लोग तो हमेशा से कहते आए हैं ना कि अपने जीवन में समय को गोल्ड समझो और समय का सदुपयोग करो। बस वही तो कर रहे हैं ना हम। अब जल्दी बताइए क्या काम है? वैसे भी आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। ओह गॉड पापा, अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए ना आप। और हाँ, रुपयों की जरूरत हो तो बताइए, मैं अभी आपको रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। बेटा, सब कुछ रुपयों से तो नहीं होता। बेटा, तुम अपनी मम्मी से बात कर लो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही है। पापा, मैं भी बिजी हूँ, मीटिंग खत्म करने के बाद मैं मम्मी को कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। कितनी अजीब बात है, बच्चों के पास माता पिता के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं है। क्या हुआ जी, बच्चों से बात हुई क्या? हाँ सुधा, बच्चों से बात तो हुई। बताया क्या तुमने कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाए? नहीं सुधा, पूरी बात हो ही नहीं पाई। जैसे ही मैंने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो दोनों ने गुस्से से कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ, और साथ ही कहते हैं कि रुपयों की जरूरत हो तो बताओ, हम रुपए ट्रांसफर कर देंगे। बच्चों को समझ में नहीं आता क्या कि रुपए पैसे ही सब कुछ नहीं होते? अरे रुपयों की कमी तो हमारे पास भी नहीं है। हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके कितने रुपए कमाए हैं। अरे रुपए पैसों के तो ढेर लगे हैं हमारे पास, लेकिन हमें बच्चों का समय चाहिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं सुधा, दोनों ने कह दिया कि वो बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते। बस एक बार ना दीपक घर आ जाए, अब तो मैं जब तक उसकी शादी नहीं करवाऊंगी तब तक उसे नौकरी में नहीं भेजूंगी। अरे ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी बातों को अनसुना अनदेखा करते हैं। इन लोगों के अंदर क्या इतनी भी दया नहीं है कि बेचारे बुजुर्ग माता पिता इतने बड़े घर में कैसे रहते होंगे? बस काम वालों के सहारे छोड़ दिया है हमें। मालकिन, खाना लगा दूं मैं? नहीं बिंदु, अभी हमें भूख नहीं है, अभी खाना मत लगाओ तुम। जब भूख लगेगी तो हम तुम्हें खुद आवाज लगा लेंगे। जाओ जाकर अपना काम करो तुम। ठीक है मालकिन। यही होता है अंजाम, जैसा बीज बोगे वैसा फल काटोगे। जब अम्मा जी बच्चों को संस्कार वाली कहानियां सुनाया करती थी, माता पिता के प्रति प्रेम व्यवहार समझाया करती थी, तब यही मालकिन कहती थी कि बेकार की कहानियां सुनकर समय की बर्बादी होती है। बस पूरे टाइम अपने बच्चों को पढ़ाई करो यही करके डांटते चिल्लाते रहती थी। बेचारी माँ जी बच्चों के साथ समय बिताने के लिए तरसती थी, रोती थी, और आखिर तड़प तड़प कर ही उनकी जान निकल गई। पर मालकिन को तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना था। आज मालिक मालकिन के बच्चे तो पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अपने खुद के माता पिता के लिए समय नहीं है। मालकिन तड़प रही है अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, लेकिन बच्चे रुपए पे रुपए भिजवाते जाते हैं, लेकिन खुद नहीं आते। 4 साल हो गए बच्चों ने इस घर का मुख तक नहीं देखा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बोया बीज बबूल का तो अम्म कहाँ से खाए। बस वही कहानी है मालिक मालकिन के साथ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे ना जाने मालिक मालकिन के और क्या क्या देखना पड़ेगा। लो बात करो सुधा, जिया ने खुद फोन किया है तुम्हें। हेलो जिया, कैसी है बेटा? अच्छी हूँ, जल्दी बोलो क्या काम है माँ? क्या जल्दी बोलो लगा कर रखा है? अरे तुम्हें तुम्हारे पापा ने बताया ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए इतना भी प्रेम नहीं है कि तुम पूछ सको कि तुम्हारी माँ की अब तबीयत कैसी है? ओह माँ, मेरे पूछ लेने से अगर आपकी तबीयत ठीक हो जाती तो डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करके बैठना पड़ता। अरे बेटा, कैसी बात कर रही है तू? पापा ठीक ही तो कह रही हूँ ना। अरे मेरी पूछ लेने से मम्मी की तबीयत ठीक थोड़ी ना हो जाएगी, और वैसे भी मम्मी की आवाज तो अच्छी आ रही है, लगता है मम्मी की तबीयत ठीक हो गई है। देख जिया, मुझे ना तुझसे और दीपक से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम दोनों ना कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ घर आ जाओ। इम्पॉसिबल मम्मी, अभी तो छुट्टी लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिया नाटक मत करो, देखो अब तुम्हें छुट्टी लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है। लड़के वाले के परिवार से भी तो मिलना है। ओ गॉड मम्मी, मैं मामा से फोन में बात कर लूंगी। देखो मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है, और इस शादी ब्याह के झंझट में आप मुझे बांध कर मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का वक्त है ही नहीं।
और रही बात शादी की, तो मैंने एक लड़का देख रखा है। जब मेरे पास टाइम होगा तो एक दिन का समय निकाल कर मैं उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगी। लेकिन ये शादी ब्याह 3-4 दिन का फंक्शन, ये सब तामझाम के बारे में ना आप सोचना भी मत। जिया, ये क्या बोल रही है बेटा तू? हाँ डैडी, मैं और सूरज एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम लोग एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और हम लोगों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया है। और हाँ, हम लोग ज्यादा तामझाम वाली शादी नहीं करना चाहते हैं, बस एक दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं हम। जब डिसाइड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को कॉल करके बुला लूंगी। हे भगवान, इस लड़की का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? अरे हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए कितने सपने सजाए और तू कह रही है कि तू एक दिन की शादी करने वाली है सूरज से। देखो, हमें तुम्हारी पसंद से कोई एतराज नहीं है, लेकिन शादी तो हम पूरे रस्म रिवाज के साथ करना चाहते हैं। पूरे समाज के सामने पूरे नियम दस्तूर से हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ओ गॉड मम्मी, कैसा समाज, कैसे रिश्तेदार? आपने तो शुरू से यही बताया है ना कि समाज, रिश्तेदार, ये तामझाम के पीछे अपने जीवन का गोल्डन टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने यही तो सीखा है, मैं अपना गोल्डन टाइम ऐसे तामझाम और रीति रिवाज में वेस्ट नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी मम्मी। ठीक है मम्मी, बाय, मैं फोन रखती हूँ। सुना आपने इस लड़की ने क्या कहा? हाँ सुधा, सुना मैंने। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि बच्चे इतना कैसे बदल सकते हैं। उन लोगों के पास अपने माता पिता के लिए जरा भी फुर्सत नहीं है। एक काम करो सुधा, यहाँ तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना, तो कुछ दिनों के लिए तुम अपने भैया भाभी के घर चले जाओ, वहाँ तुम्हारा मन लग जाएगा। और वहाँ से जाकर अपने भाई से कहना कि वह जिया को फोन लगाए और समझाए उसे शादी के लिए। और मैं भी दीपक से बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, मैं आज ही जा रही हूँ भैया भाभी के घर। सुनिए जी, जब लंच करने आप घर आइएगा ना तो बच्चों को लेते आइएगा। आज बच्चों ने ढंग से लंच नहीं किया है। अरे ये क्या बात हुई? लंच के बाद के 2 पीरियड भी तो लगते हैं ना, ऐसे तो बच्चों के पीरियड छूट जाएंगे। अरे छूटते हैं तो छूटे, लेकिन कम से कम बच्चे पेट भर खाना खाए, तभी तो उनके पढ़ाई लिखाई में मन लगे ना। आप ना छुट्टी करवा के ले आइएगा बच्चों को बस। भाई। अरे दीदी, आप क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हैं आप? क्या हुआ दीदी, बताइए आप मुझे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो अब ठीक है, लेकिन जिया से बात करो तुम, जिया को समझाओ। कहती है कि उसके पास फुर्सत नहीं है, वह घर नहीं आएगी और शादी भी अपने पसंद के लड़के से करेगी, वह भी एक दिन का, सिर्फ कोर्ट मैरिज करेगी। कहती है कि ये सामाजिक तामझाम करके वह अपना गोल्डन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हाय भैया, ये क्या बोल रहे हैं जीजी आप? हाँ, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने तो सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं बच्चों के साथ खुशी खुशी घर में आराम करूंगी, लेकिन बच्चों के पास तो अपने मम्मी पापा के लिए जरा भी फुर्सत नहीं है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगा ना दीपक और जिया से। वैसे दीदी बुरा मत मानिएगा, एक बात कहता हूँ मैं आपसे। आप ही हमेशा बच्चों के पीछे लगी रहती थी ना कि गोल्डन टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ तक आपने दोनों बच्चों को हमारी शादी में तक आने नहीं दिया। हमारे घर परिवार रिश्तेदार खानदान में कोई भी फंक्शन हो, आप कभी भी बच्चों को फंक्शन अटेंड करने नहीं देते थे। शायद इसीलिए बच्चे ये सामाजिक गतिविधियों से दूर भागने लगे हैं। उन्हें इन चीजों से, इन तामझाम से कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सब अटेंड किया ही नहीं है। दीदी गलती तो आप लोगों की भी है। आप लोगों ने शुरू से ही बच्चों को यही समझाया कि वह पढ़ लिख कर बस खूब रुपए कमाए, खूब ऊंचाइयों को छुए। आपने कभी रिश्तेदारों से, साथ समाज से उन लोगों का रिश्ता जुड़ने ही नहीं दिया। इसलिए बच्चों के मन में ना कोई भावना नहीं, कोई दया प्रेम नहीं है। बच्चे सिर्फ रुपए कमाना जानते हैं और अपने शौक पूरा करना जानते हैं। मैंने जिया से कई बार बात की, उसे समझाने की कोशिश भी की कि वह घर आ जाए, कि दीदी जिया जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन जिया हमेशा कह देती है कि रुपयों की जरूरत हो तो वो ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। हाँ जीजी, आप लोगों की भी तो गलती है। आप लोगों ने बच्चों के साथ कभी खुद समय नहीं बिताया। बच्चे आप लोगों के साथ के लिए तरसते थे, लेकिन आप और जिया जी तो हमेशा यही कहते कि आप लोगों को मीटिंग अटेंड करनी है, आप लोगों के पास फुर्सत नहीं है। वही सब बच्चों ने भी सीख लिया, इसीलिए बच्चों के मन में ममता, दया, प्रेम जैसा कोई भाव नहीं है। आप लोगों ने अपने व्यवहार से सिर्फ बच्चों को रुपए कमाने वाली मशीन ही बनाया। उनके अंदर कोई भी दया भावना जैसी कोई भी चीजें नहीं डाली। कुल मिलाकर आपने अपने बच्चों को रोबोट बना दिया है। हाँ भैया, हाँ भाभी, आप लोग ठीक ही कह रहे हो। कहीं न कहीं इसमें हमारा ही हाथ है। हमने ही बच्चों को हर गतिविधियों से दूर रखा। यहाँ तक हम बच्चों का बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, इतने बिजी शेड्यूल होते थे हमारे। ऐसे ही हमारे सास ससुर भी हमारे साथ के लिए तरसते रह गए, लेकिन हमने हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंट दिया और आज यही सब हमारे साथ भी हो रहा है। ठीक है भाई, मैं घर जा रही हूँ। मैं ना अब दीपक से बात करती हूँ, शायद दीपक मेरी बात मान ले और वो यहाँ समाज में आकर पूरे सामाजिक रीति रिवाज से शादी के लिए तैयार हो जाए। ठीक है दीदी, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं शाम को आपके घर में ही मिलता हूँ रीना के साथ। ठीक है भाई। अब कहीं न कहीं सुधा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब उनकी सास उनके बच्चों को कहानियां सुनाने की कोशिश करती, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती, लेकिन तब सुधा जी यही कहकर अपनी सास को अपने बच्चों से दूर रखती कि कहानियों और किस्से से जीवन नहीं चलता है।
ओ गॉड, आज तो जिया सूरज से कोर्ट मैरिज करने वाली थी। उसने मुझे फोन किया था कि ठीक 11 बजे मैं कोर्ट पहुंच जाऊं, लेकिन अभी तक तो मैं रूम से नहीं निकला हूं। एक काम करता हूं, सीधे कोर्ट ही पहुंचता हूं मैं। सुनिए जी, रात को जब हम सो गए थे तब शायद जिया ने फोन किया होगा। हमने फोन रिसीव नहीं किया तो उसने मैसेज किया है और मैसेज में बताया है कि वो आज सुबह 11 बजे सूरज से कोर्ट मैरिज करने जा रही है। हम लोग 11 बजे सीधे दिल्ली पहुंचे। क्या? हाँ जी। बाप रे, कोर्ट मैरिज कर रही है बिटिया। क्या हुआ बिंदु? मैम साहब, बिटिया की शादी है और अभी तक आप लोग यहाँ हैं। जल्दी कीजिए, आप लोग भी कोर्ट पहुँचिए और वहाँ पहुँचकर अपनी बेटी और जमाई को आशीर्वाद दीजिए। बिंदु, कैसी बात कर रही है तू? हम इतना परेशान हैं और तू कहती है कि हम वहाँ पहुँचकर बेटी जमाई को आशीर्वाद दे। अरे पॉसिबल है क्या इतने जल्दी वहाँ पहुँचना? लगता है तू मन ही मन में खुश हो रही है हमारे ऐसे हालात को देखकर। हाँ मैम साहब, सही कहा आपने। खुश तो मैं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे तो आज माँ जी की याद आ रही है। अगर आपने माँ जी से बच्चों को दूर न किया होता ना तो आज आप लोगों की ऐसी हालत न होती। माँ जी बच्चों को संस्कारिक कहानियाँ सुनाया करती थी, माता पिता के प्रति प्रेम भाव और दूसरों के प्रति दया भाव समझाया करती थी, लेकिन तब आप लोगों को वह किस्से कहानियाँ बेकार बेफिजूल के लगते थे। आप लोगों ने तो अपने बच्चों का बचपन ही छीन लिया था। ना बच्चों को मर्जी से कुछ खाने दिया और ना ही बच्चों को मनमर्जी से खेलने दिया। आप तो बस पूरे टाइम बच्चों के हाथ में कॉपी किताबों का बोझ रखती थी और उसी का परिणाम देख रही है ना आप आज। आज आपके पास रुपए पैसे धन दौलत गाड़ी बंगला किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में अपने अपनों का प्यार नहीं है, अपने बच्चों का प्यार नहीं है। बिंदु, आज पहली बार ना मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है, तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। यह सब हमारे ही करने का फल है। ठीक है मैम साहब, अब जो हुआ उसे भूल जाइए और अपने बच्चों की खुशियों में जाकर शामिल हो जाइए। क्या करें जी, चले क्या हम दिल्ली? लेकिन तब तक तो जिया और सूरज की कोर्ट मैरिज हो ही जाएगी। तो क्या हुआ, हम बच्चों के पास रहेंगे कुछ दिन और उनके साथ समय बिताने के बाद वापस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो कर लो पैकिंग। इस तरह सुधा और विकास बहुत मजबूर हो जाते हैं और अब उन्हें अपने बच्चों का साथ चाहिए था, इसलिए वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे अपने बच्चों के पास दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद पता चलता है कि सूरज और जिया की कोर्ट मैरिज हो चुकी है और वह लोग अपने फ्लैट आ गए हैं। ओ गॉड, कितनी थकान हो रही है। कल ऑफिस भी अटेंड करना है, पूरे दिन भर लग गए आज तो कोर्ट में। जिया, जिया। अरे ये तो दीपक भैया की आवाज है। बताओ, दीपक भैया को अभी फुर्सत मिली है। चलिए चलकर दीपक भैया की खूब खबर लेते हैं हम। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। आई एम सो सॉरी जिया, वो एक्चुअली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैं आ नहीं पाया यार। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। रहने दो भैया, मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ। सॉरी यार, वो एक्चुअली आज ना बाहर के क्लाइंट आए हुए थे, उन्हें अटेंड करना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं भैया, समझ सकती हूँ। दीपक बताओ, तुम अपने दीदी जिया जी के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? आई एम सॉरी यार। चलो कोई ना, कम से कम आ तो गए तुम। दीपक, जिया। ओ मम्मी डैडी, आप? मुझे तो लगा कि आप लोग नहीं आ पाएंगे। कैसे ना आते बेटा, तुम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी शुरुआत करने जा रही थी, तो भला हम आशीर्वाद दिए बिना कैसे रह पाते। थैंक गॉड मम्मी डैडी जो आप लोग आ गए। और दीपक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ बेटा, एक ही शहर में होने के बावजूद तुम इतने बिजी थे कि तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं था कि तुम अपनी बहन की शादी में जाकर आधा घंटा खड़े रह पाते। हाँ डैडी, वो काम का प्रेशर इतना था। मत करो बेटा, मत करो इतना काम, मत लो काम का इतना प्रेशर। अरे ये रुपए पैसे धन दौलत कुछ काम नहीं आने वाले हैं, ये सब जहाँ के तहाँ धरे रह जाएंगे। बेटा तुम लोग रिश्ते बनाओ, परिवार बनाओ, रिश्तेदारी निभाओ, यही सब काम आते हैं बाद में। मुझे यकीन नहीं हो रहा है पापा, ये सब आप बोल रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे हैं, रुपए पैसों के पीछे मत भागो। आई डोंट बिलीव इट ममा। हाँ बेटा, तुम्हें भी यह चीज तब बिलीव होगा जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी। जैसे हमारे ऊपर बीती तब हमें समझ में आया। तुम्हारी दादी हमेशा हमें यही समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन हम तुम्हारी दादी की बात कभी नहीं समझ पाए और हमेशा तुम्हें एक ही शिक्षा देते रहे कि खूब रुपए कमाओ, खूब बड़े बनो, बस रुपए पैसों के पीछे भागो। लेकिन आज समझ में आया बेटा कि हम गलत थे। हमने अपने बच्चों को पूरी तरह से रोबोट बना दिया है, जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बस टास्क है जिसे पूरा करना है। बेटा हमें हमारी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो और हमारे साथ मिलजुल कर जिंदगी बिताओ। हम तुम लोगों के बिना बहुत अकेले हो गए हैं बेटा। रुपए पैसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर जीवन में प्यार सुख चैन आराम कुछ नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। हम हमारी गलती के लिए माफी मांगते हैं बेटा, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मम्मी डैडी आप लोग इस तरह से मत रोइए, हम आप लोगों को इतने दुखी नहीं देख सकते हैं। भाई मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब आप शादी मम्मी पापा की पसंद से धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे समाज के सामने करना, और हम भी धूमधाम से शादी में पार्टिसिपेट करेंगे। और शादी के बाद मम्मी डैडी को आप यही रखना दिल्ली में,
और हम भी समय समय पर आकर मम्मी डैडी से मिलते रहेंगे। हाँ जिया, तू ठीक कहती है। जो दुख दादी ने अपने जीवन में झेला, वह दुख मैं इस उम्र में मम्मी पापा को नहीं झेलने दूंगा। जिया, दीपक, एक बात और कहना चाहूंगी मैं तुम लोगों से बेटा, जो गलती हमने की है वह गलती तुम लोग मत करना बेटा, और अपने बच्चों को हमेशा घर परिवार और समाज रिश्तेदारों से जोड़ कर रखना। जी मम्मी जी, आप ठीक ही कह रही हैं। इस तरह सुधा और विकास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह यह बात स्वीकार करते हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक सामाजिक शिक्षा जरूर देनी चाहिए और अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से जोड़ कर रखना चाहिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल संस्कार की सीख को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।